चलिए, तो इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। और ये देखिए लूसेंट का एकदम रेगुलर सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आपको लूसेंट का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो सारा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आइए, आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो आइए आज हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश की बात करते हैं तो उसका संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी राजधानी जो थी वो ग्रीब्रज या राजगृह थी। जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो वो जो है बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और ये जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ये जो बातें लिखी गई है ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लिखी गई है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है, इससे आप ध्यान में रखिएगा। यही सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट हुआ था। बिंबिसार जो पहला भारतीय राजा माना जाता है जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक जोर दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध मिला लिया। अब देखिए बिंबिसार जो था वो अंग राज्य को मगध मिलाया था। किसे हराकर? तो वहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था, उसे हराकर। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 कितने वर्षों तक? तो 52 वर्षों तक शासन किया था। देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार जो राजवैद्य जो था उस समय मगध का जीवक, उसे जो है अवंती के राजा प्रद्युत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनके उपचार के लिए या कहें तो सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर दो बातें हैं, जीवक और ये प्रद्युत जो कि अवंती का राजा था। ठीक है, यही सब बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए पहले का राजा एक से ज़्यादा विवाह करने का एक पर्पस ये भी होता था कि उसका राज्य का विस्तार बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता था। और जो राजा मजबूत होता था, बलशाली होता था, उससे कोई भी राजा चाहता था कि अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दें ताकि वो भी बचा रहे और उसका भी साम्राज्य आगे बढ़ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्लियर। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना से और मध्य प्रदेश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। यहाँ पर तीन देख सकते हो, महाकोसला जो कि प्रसेनजित की बहन थी, कौशल नरेश थी, कौशल नरेश की वो बहन थी, वैशाली के जो चेटक की पुत्री चलन्ना थी वो दूसरी हो गई, मध्य प्रदेश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी। ये तीनों से शादी यहाँ पर बिंबिसार को बताया गया। हालांकि और बिंबिसार ने शादियाँ की थी लेकिन ये तीन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लूसेंट में ये बातें दी गई हैं। बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु कर देता है और वह उसकी हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए यदि हम बिंबिसार की बात करते हैं तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, फिर देखिए वहाँ की बात करते हैं अजातशत्रु तो 493 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो टोटल आपको 52 वर्ष तक यहाँ कहा जाता है कि शासन किया गया बिंबिसार के द्वारा। अजातशत्रु ने 32 वर्ष, देखिए ये जो है 52 वर्ष तक किया बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो 32 वर्ष तक किया। आगे देखते हैं हम लोग। अजातशत्रु के सुयोग्य जो मंत्री था उसका नाम वरस्कार था। क्या था? वर्षकार या वरस्कार कह सकते हैं। इसी की सहायता से अजातशत्रु जो था वो वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या उदयन के द्वारा कर दी जाती है, यानी कि 461 ईसा पूर्व में उदयन जो होता है वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। ठीक है, और वो जो है 461 ईसा पूर्व में ही राजगद्दी पर बैठ जाता है। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की जिसे आज पटना हम लोग जानते हैं। वह जैन धर्म, देखिए उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि अंतिम राजा कौन था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। और नागदशक को उसके अमात्य जो शिशुनाग था वो 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और खुद जो है मगध के शासन पर बैठा और जो बैठा तो उस वंश का नाम वो शिशुनाग वंश रखा। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। और इसी के समय में आपको द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, ये भी ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की बात करते हैं तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। अब इसके बाद आता है नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो महापद्मा
नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो घनानंद था। बीच में और कई शासक रहे पर ये दोनों का विशेष चर्च होता है क्योंकि ये घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। जिसमें पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है उसमें मगध के राजा घनानंद ही होता है। यह सिकंदर का समकालीन था। यहाँ पर भी बात लिखी गई है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था, किसे? घनानंद को, ठीक है। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना उसने की थी। अब सिकंदर की चर्चा चली है तो थोड़ा सिकंदर के बारे में भी जान लेते हैं। सिकंदर के जन्म की बात करते हैं तो ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। 359 ईसा पूर्व में फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति की बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डेस्पीज युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके कई रीजन थे। उसमें कहा जाता है कि मगध का जो शासक घनानंद था वो बहुत ही शक्तिशाली था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा। सिकंदर की मृत्यु की बात करते हैं तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। सिकंदर का जल सेनापति की बात करते हैं तो वो निर्याकस था और ऐसे बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर था। जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा की बात करते हैं तो उसका नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर भी बसाया था। तो आइए अब शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को संडोकोट्टस कहता था, ठीक है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। बाद में जो है इसकी पहचान विलियम जोन्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से की, किसे ही संडोकोट्टस कहा जाता था। और कहता कौन था तो जस्टिन कहता था। विशाखदत्त कृत यानी कि विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न होने वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, दूसरा नाम कहें तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही सहायता की थी, मतलब यहाँ पर मदद की थी, लिखा गया। जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बने। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो कौन है तो वो अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स मत समझ जाएगा, इसका संबंध राजनीति से, क्या से था? पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त जो थे वो अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, यानी कि इन्होंने जो था अपना प्राण संलेखना विधि से त्याग किया था। जैन धर्म में संलेखना विधि उसे कहा जाता है जो भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग करता है, ठीक है। तो इसी माध्यम से श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किए थे, यानी कि अंतिम समय में कर्नाटक में उन्होंने अपना समय बिताया था। कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला में, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की जो संधि हुई, युद्ध होने के बाद जो युद्ध में संधि हुई उसके अनुसार 4 जो क्षेत्र थे, प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त को दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ता है क्योंकि मेगास्थनीज जो था वो इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें उस समय की मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त का जो समय था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई थी। तो ये जो था सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आकर रहा था, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के जब सामने आने के अवसरों पर क्या निकाला जाता था तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। राजा तो थे एक सोने के पालकी में ले जाए जाते थे और उनके अंगरक्षक जो होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होकर वो इनके आसपास रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो होते थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक है, पेड़ भी साथ साथ लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर जो होते थे वो तोतों का एक झुंड होता था जो कि बहुत ही प्रशिक्षित होता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः
हथियारबंद महिलाओं से, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, समानता मतलब जनरली हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले जो थे किसी नौकर को, है ना, उस खाने को चखाया जाता था ताकि ये पता लग सके कि उस खाने में कोई विष वगैरह न मिलाया गया हो। राजा जो होते थे वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, उसे हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या बातें बताई गई है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, 2 और 3 मंजिला का घर है जो कि लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का यानी कि लकड़ी का ही बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों यानी कि बाग बगीचा और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन है वो एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त की मृत्यु की बात करते हैं तो 258 ईसा पूर्व में, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा, श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। अब इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था यानी कि पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे देखिए अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला यानी कि शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय मतलब आजीवक धर्म को मानता था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की बात करते हैं तो मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा की गई थी। अब देखिए बिंदुसार के कई पुराणों में कई सारे नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को जो है वो भद्रसार कहा गया है या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, याद रखिएगा, कहीं कहीं अशोक भी देता है लेकिन डाइमेकस ही जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये राजदूत भेजा था, किसने भेजा था? सीरिया का जो नरेश था एंटियोकस ने। ठीक है, और ये बातें स्ट्रैबो ने बताई है, यानी कि स्ट्रैबो के द्वारा जो बताई गई बातें हैं कि सीरियन नरेश जो था एंटियोकस का राजदूत जो कि डाइमेकस था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को देखिए, अब यहाँ पर वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम जो कि अशोक का बड़ा भाई था उसके बाद अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो ये था इम्पोर्टेंट पार्ट मौर्य साम्राज्य का। आगे का पार्ट है वो पूरी तरह से अशोक पर निर्भर है, इसलिए वो टॉपिक बड़ा है, तो उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रहा है लूसेंट का आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।